In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने पौधों में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में स्टडी किया था। इस ज़िम्न में हमने पौधों को वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से 3 ग्रोह में तकसीम किया था। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मीज़ोफाइट्स जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, और ज़ीरोफाइट्स जो ज़ीरिक एनवायरनमेंट्स यानी जो खुश्की वाले माहौल में रहते हैं, यानी सहराई जो पौधे हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। तो इन 3 मुख्तलिफ पौधों के ग्रुप्स में ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से अडेप्टेशंस भी मुख्तलिफ थीं। आज हम एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद पानी और सॉल्यूट्स की मिकदार को सेल्स के अंदर मेंटेन रखना है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जानवरों के अंदर पौधों के मुकाबले में ऑस्मो रेगुलेशन का अमल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादा हसास होते हैं। अगर इनमें पानी या सॉल्यूट्स की थोड़ी सी भी कमी पेशी हो जाए तो इनकी लाइफ के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सो एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। असल में जब हम पौधों के सेल्स को देखते हैं तो उनके बाहर पौधों के सेल्स की जो बाउंड्री है वो असल में सेल वाल है, जो कि सख्त है और रिजिड है। तो ये ऑस्मोलाइसिस से बचाती है, इससे सेल फटता नहीं है। जितना भी पानी दाखिल हो जाए तो सेल्स जो है वो बचत में रहता है। तो सो हम कह सकते हैं एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विद द नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर। पानी मुसलसल सेल्स के अंदर दाखिल भी होता है और उससे खारिज भी होता रहता है, लेकिन पानी और सॉल्यूट्स की मिकदार को एक बैलेंस में रखा जाता है। वाटर कॉन्टिन्यूसली लीव्स एंड एंटर्स द सेल्स, बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इज केप्ट इन बैलेंस। यानी पानी और सॉल्यूट्स की मिकदार को बैलेंस में रखा जाता है। ना पानी की मिकदार घटने पाती है, ना पानी की मिकदार बढ़ने पाती है। अगर पानी की मिकदार या सॉल्यूट्स की मिकदार सेल्स के अंदर बढ़ जाए तो फ्लडिंग हो जाएगी, और अगर घट जाए तो सेल डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जब पानी नहीं रहेगा तो सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम नहीं कर सकेंगे और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी और नमकियात की मिकदार को मेंटेन करने के हवाले से 2 अप्रोचेस हैं, 2 वेज़ हैं, 2 तरीके हैं। यानी हम जानवरों को ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से 2 ग्रोह में, 2 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस, 2 वेज इन मेंटेनेंस ऑफ दिस बैलेंस। नंबर 1 ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, नंबर 2 ऑस्मो रेगुलेटर्स। नंबर 1 ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं
जिनकी टोनिसिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल होती है, यानी ये आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। इनको अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती या एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एनिमल्स बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवन फॉर द मैरीन साल्ट वाटर एनवायरनमेंट। यानी एनिमल्स की अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वल रखा जाएगा। यानी बॉडी के अंदर साल्ट ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, ना पानी बढ़ेगा ना घटेगा। बॉडी इज आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। These animals do not require actively to adjust the internal osmotic state. These animals do not require actively to adjust the internal osmotic state, are called osmoconformers. तो ये कहा जा सकता है कि इन जानवरों को अपनी ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। The internal osmotic conditions and the surrounding osmotic conditions are same. या हम यूं कह सकते हैं देयर इज सेम टोनिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सराउंडिंग। यानी ये ऐसे जानवर हैं जिनकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो जानदार की और सराउंडिंग की सेम होगी। ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से एनिमल्स के दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। नंबर 2, ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के बरअक्स इन एनिमल्स की जो टोनिसिटी है वो सराउंडिंग से मुख्तलिफ होती है। इनके बॉडी फ्लूइड्स बाहर के मुकाबले में आइसोटोनिक नहीं होते, बल्कि अंदर की टोनिसिटी और होगी और सराउंडिंग की टोनिसिटी और होगी। और इन जानदारों को अपनी ऑस्मोटिक स्टेट को एक्टिवली रेगुलेट करना पड़ेगा। इन जानवरों का जिस्म बाहर के मुकाबले में या तो हाइपोटोनिक होगा या फिर हाइपरटोनिक होगा। अगर बाहर का माहौल हाइपोटोनिक है तो पानी बाहर से अंदर दाखिल होगा, सेल के अंदर जाएगा, और अगर बाहर का माहौल हाइपरटोनिक है तो पानी जो है वो सेल से निकलकर बाहर वाले माहौल में आ जाएगा। यानी टोनिसिटी को और ऑस्मोटिक स्टेट को एक्टिवली एडजस्ट किया जाएगा, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए काम किया जाएगा। यानी कि पानी कम इर्तिकाज से ज़्यादा इर्तिकाज की तरफ जा सकता है। इन दीज एनिमल्स बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन इज मच डिफर्स फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। देखें जी, इन दीज एनिमल्स बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर्स मच फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड
इन्वायरमेंट से काफ़ी मुख्तलिफ होगी। दे एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एंड एक्सक्रीट साल्ट्स इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हालांकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है, फिर भी बाहर की तरफ साल्ट जो है वो एक्सक्रीट करेगी बॉडी, हालांकि बाहर साल्ट ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये काम होगा, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का अमल एक्टिवली बरूकार लाया जाएगा। इन दोनों सूरतों में जानदार को मेहनत करना पड़ेगी। अगर जानदार की बॉडी हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, चूँकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में बॉडी पानी को खारिज करेगी और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बॉडी जो है वो साल्ट्स को एक्सक्रीट करेगी। लिहाजा बॉडी को मेहनत करना पड़ेगी और पानी और सॉल्यूट्स की मिकदार को रेगुलेट किया जाएगा। इसलिए ऐसे जानदार जो ऑस्मो रेगुलेटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैबिटेट्स के अंदर मिलेंगे, यानी खुश्की के अंदर भी मिलेंगे, पानी के अंदर भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, मैरीन वाटर एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एनवायरनमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेटर जो एनिमल्स हैं वो मिलेंगे। सो हम कह सकते हैं these animals are distributed in wide range. These animals are distributed in wide range, यानी इनका जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा होगा, हर किस्म की हैबिटेट्स के अंदर यानी ऑस्मो रेगुलेटर जो हैं वो मिलेंगे। हैंस एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट अडाप्टेशंस टू रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की एनवायरनमेंट्स हो सकती हैं, मसलन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल की बॉडी जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने आप को एडजस्ट करेगी। उसमें जो अडाप्टेशंस हैं वो मखसूस किस्म की होंगी। उसके बाद मैरीन एनवायरनमेंट, उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो अगले लेक्चर में हम बारी बारी इन तमाम एनवायरनमेंट्स के अंदर जानवरों में ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। तो अब हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स examples of osmoregulators. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जाम्पल में ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स एंड हैग फिशेस। Number 1, all marine invertebrates Number 2, some
फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स और अमंग वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर हैग फिशेज हैं जो कि जॉलेस फिशेज हैं। हैग फिशेस, जॉलेस फिशेस, जबड़ों के बगैर, यानी ये प्रिमिटिव फिश हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जाम्पल्स में ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैग फिशेस, ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट, सिवाय हैग फिशेस के। हैग फिशेस के अलावा तमाम वर्टिब्रेट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो आज के लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से एनिमल्स के दो ग्रुप्स का मुतालिया किया, एक ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरा ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर में जानवरों की बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक होती है, यानी बॉडी का जो इंटरनल फ्लूइड्स है उसकी टोनिसिटी और सराउंडिंग एनवायरनमेंट की जो टोनिसिटी है वो इक्वल होती है। और हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स में हमने पढ़ा कि इनकी टोनिसिटी जो है वो सराउंडिंग के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी। इनको एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेट करना पड़ेगा, इनको एक्टिवली बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।